हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था। अब किस तरह से स्टडी करते हैं वो आपको बताया था, और टॉपिक वाइज किस तरह से नोट्स बनाते हैं। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स आर देयर। नंबर 1 इज जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। टुडे वी विल डू बोहर मॉडल ऑफ एटम। Bohr model of atom. Bohr is a scientist. Bohr was a scientist. He discovered the structure of atom. Clear? तो बोहर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड ने कह दिया था। ये तो बोल दिया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट ये नहीं बताया कि उसका पाथ क्या है, वो कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। और उसने अपना मॉडल जो है सोलर सिस्टम से कंपेयर भी किया था, जो कि उसकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल रॉन्ग थी। आगे फर्दर आकर बोहर ने इसको सबको करेक्ट किया। सबसे पहला पोस्टुलेट बोहर का क्या था? एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी। एटम जो है क्या होता है उसके अंदर? स्मॉल, बहुत छोटा सा पार्ट होता है। ये रहा, स्मॉल भी है, हैवी भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तीन चीजें हैं, स्मॉल, हैवी, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस सेंटर में, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक दिस। एक स्ट्रक्चर ये भी था जो रदरफोर्ड ने बनाया था। कंपेयर देखिए इसका, दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करिए, उस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करिए। इसमें क्या है? सर्कल अलग अलग है, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3, 4। 9th क्लास में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ पे राउंड लगाता है उन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट्स आर के, नंबर 1 सर्कल इज के, एल, एम एंड एन। These are the 4 orbit where electron revolve around the nucleus। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट। ऐसा नहीं है जितने बड़े सर्कल बना दो आप उसमें सब में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, नहीं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स या दो सर्कुलर पाथ विच हैज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, जिनकी क्या होगी? फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी। क्लियर? तो जिन ऑर्बिट्स की वैल्यू फिक्स्ड होती है, एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है, उसे कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। क्या कहते हैं उसको? स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैज फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। जैसे जो वैल्यू एनर्जी की फिक्स वैल्यू क्या है? ई एनर्जी, एन मैंने नंबर। किस शेल की आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालना चाहते हो? माइनस। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है माइनस में होती है, 2 पाई स्क्वायर। पाई मैथ्स वाला, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ शेल्स, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इन सब की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। h की वैल्यू फिक्स, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, पाई का वैल्यू पता है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस में किया था। और E जो है चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ये लिखा भी हुआ है। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻34 जूल। ये वैल्यू होती है H की। दीज आर द कांस्टेंट, इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है। सबकी वैल्यूज पुट करने के बाद हम n की वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि उसमें कंफर्म नहीं है। आप शेल ऑर्बिट 1 की निकालना चाहते हो, 2 की निकालना चाहते हो, तो सिमिलर वे में k शेल की निकालना चाहते हो, n की वैल्यू 1, l शेल की निकालना चाहते हो, n की वैल्यू 2, और l शेल में निकालना चाहते हो तो l की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी इस हिसाब से। तो सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आया ये रिलेशन अपॉन n स्क्वायर 21.8 10⁻⁻19 अपॉन n स्क्वायर जूल में आई बेटा ये वैल्यू। उसके बाद हमने जूल को किलो जूल में डायरेक्ट करा है, -1312 ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद कर लो आप इसको, अपॉन n स्क्वायर किलो जूल में चेंज कर दिया। ये किस तरीके से किया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने ये, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल की होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट जो थर्ड पोस्टुलेट है, बोहर ने ये बोला कि एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड, क्वांटा जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आपने किया था, क्वांटम जिसकी एनर्जी E = h न्यू थी। तो एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगी।
फोर्थ पोस्टुलेट में उसने ये बोला, बोहर ने, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है, सिंपल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है अपने स्पिन के अराउंड इस तरह से मूव कर रहा है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम का कवर होता है, उसे कहते हैं mv मोमेंटम इनटू r, क्योंकि ये एंगुलर के लिए आया है, इज इक्वल टू nh/2 उसने बोला थर्ड पोस्टुलेट में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 किसके मल्टीपल होगा, h/2 के होगा। नेक्स्ट में फोर्थ पोस्टुलेट जो इसका है, फोर्थ था यही, mvr इज इक्वल टू nh/2। नेक्स्ट जो है, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये न्यूक्लियस, ये सर्कुलर पार्ट। अब सपोज इलेक्ट्रॉन के शेल में है, वो जाना चाहता है n शेल में, कैपिटल N नंबर 4 में जाना चाहता है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट क्या बन जाएगी, के शेल, वो जाना चाहता है n में, तो लोअर से हायर जाने के लिए उसको एक्साइट होना पड़ेगा, जो लोअर स्टेट है उसकी वो ग्राउंड स्टेट है, और हायर स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी। जैसे आप स्टेयर्स पर नीचे से ऊपर आते हो तो आपको क्या एनर्जी लगती है आपकी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे आप, थकते हो ना, लेकिन जब आप ऊपर से वापस नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, जल्दी जल्दी उतरते हो नीचे आप, तो जाने में एनर्जी लगी, इवन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट, टेम्परेरी स्टेज होती है उसकी, वो परमानेंट वहाँ नहीं रहता, तो उसने वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना ही आना है बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी इज E2। तो कितना चेंज हुआ आने और जाने में, ऊपर और नीचे जाने में कितना चेंज हुआ, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। When electron in an atom are in lower energy state, keep on revolving in respective orbits। ये इसका फिफ्थ पोस्टुलेट्स है। क्लियर बेटा, तो ये पोस्टुलेट्स है बोहर मॉडल ऑफ एटम के। नेक्स्ट हमने इस करना है कि इसी के साथ टॉपिक जुड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जो ये एनर्जी है, ये माइनस में क्यों होती है, नेगेटिव में क्यों होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। So for this let us consider the structure of atom। Suppose this is the structure of atom। एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसा कंसीडर करते हैं यूनिवर्स में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर जो है वो तो अपने हैं ही है, जो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है उसकी इस एटम के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, क्या होगी उसकी एनर्जी, जीरो, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो फोर्स ऑफ रिपल्शन। व्हेन इट्स कम्स बैक टू स्टेबल पोजीशन, एटम के अंदर आना चाहता है, इट शुड हैव टू रिलीज द एनर्जी, उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, पहले से जीरो एनर्जी है और रिलीज करेगा तो वो एनर्जी किस में आ जाएगी, वो नेगेटिव में आ जाएगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर ने मॉडल दिया, प्रिस्क्राइब किया, सारा पोस्टुलेट्स लिखे, उसकी क्या यूजफुलनेस है। सबसे पहली यूजफुलनेस है, उसने स्टेबिलिटी के बारे में बताया एटम की, ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर्टिकुलर शेल्स में मूव करते हैं, ऐसा नहीं है किसी भी सर्कल में मूव कर देंगे, कुछ उनकी फिक्स एनर्जी भी होती है। नेक्स्ट टाइम में उसने बताया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मैंने वॉइस मैसेज में भी आपको बताया था, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा स्टडी किया गया, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस आर देयर एंड दीज थाउजेंड्स ऑफ लाइंस आर ग्रुप्ड इनटू द 5 सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज एंड सो ऑन सो, आपको इसके बारे में बताया था, तो ये बोहर ने ही स्टडी किया था। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी भी निकाल सकता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन एटम लाइक एटम्स के भी ये निकाल सकता है एनर्जी। और लास्ट इसकी थी यूजफुलनेस, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रेडबर्ग फॉर्मूला, आपको जो बताया था न्यू बार इज इक्वल टू आर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 109677 रेडबर्ग कांस्टेंट की, और लाइमन सीरीज के बारे में भी, बाल्मर के बारे में आपको मैंने बताया था, और इसके ड्रॉबैक्स भी करनी है आपने, क्या क्या ड्रॉबैक्स थी इसकी, क्लियर, तो आपने इसके बारे में बताना है। इसने जो बोहर की ड्रॉबैक थी मेनली ये थी, इसने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर नहीं बताया था, इसने वेव पार्टिकल लाइक और वेव लाइक नेचर भी नहीं बताई थी, और मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में इसने किसी भी तरह की डिस्कशन नहीं दी थी, उसके लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए। आपने देखा होगा, शायद आपको प्रॉब्लम भी होगी कैसे सॉल्व करें कैसे नहीं सॉल्व करें। मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगी किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे आपको, इसमें यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर
सबसे पहला है E इज इक्वल टू एच न्यू। नेक्स्ट वन इज E इज इक्वल टू एन एच न्यू एन एच सी अपॉन लेमडा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा एंड न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ये कुछ फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो आपको यूज होंगे। E प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है आपने, E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी वही है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द पॉइंट इन 1 सेकंड। नेक्स्ट वन में NH n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं। जो हमारे पास न्यू होता है फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं वो C अपॉन लैम्डा होता है। C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये भी फिक्स है, क्या है वैल्यू उसकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। H की वैल्यू भी फिक्स है, 6.6 × 10⁻34 जूल। और न्यू बार वेव नंबर जिसे कहते हैं इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो ये फॉर्मूले आपके यूज होने हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिया है यहाँ पर, 100 वॉट बल्ब, एक बल्ब है, उसकी जो पावर है वो 100 वॉट की है, एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो लाइट एमिट कर रहा है। और कौन सी कर रहा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी वेवलेंथ, जो लाइट वो एमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ क्या है? 400 नैनोमीटर। अब यहाँ से मुझे क्लू मिल गया कि ये वेवलेंथ है, ये लैम्डा है और ये नैनोमीटर में दी हुई है। सबसे पहले जो चीज नैनोमीटर में दी हुई है उसको आप किसमें चेंज कर दो? मीटर में चेंज कर दो। किसमें चेंज कर दो? मीटर में, लैम्डा। आपने क्या निकालना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। लाइट जो एमिट हो रही है उससे कितने फोटोन्स निकल रहे हैं ये बताना है आपने। तो कैसे करेंगे? जो पावर दी हुई है 100 वॉट की, उसको हम 100 जूल लिख सकते हैं। वॉट क्या लिखते हैं? जूल पर सेकंड, पावर ऑफ द बल्ब। फिर H की वैल्यू मैंने अभी बताई, C की वैल्यू मैंने आपको बता दी और लैम्डा आपको दिया हुआ है 400 नैनोमीटर था। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास सब कुछ है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? E इज इक्वल टू, बेटा जो ये लैम्डा दिया हुआ है ये 400 नैनोमीटर था, नैनोमीटर को आपने मीटर में चेंज करना है 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। नैनो हो तो किससे करना है? एंगस्ट्रॉम हो तो किससे करना है? पिकोमीटर हो तो किससे करना है? ये आपको सारा दिया हुआ है। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं, पुट करेंगे हम यहाँ पर। E इज इक्वल टू 6 सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है? जितनी भी पावर्स हैं, ये आंसर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे लिखा हुआ है, छोड़ो। ये जितने भी पावर्स हैं आपकी 10⁻34, 10⁸ और 10⁻�9, इनको अलग से ले लो। कैसे लेना है? 10 -34 + 8 और प्लस का 9 हो गया। क्लियर? अब आपके पास क्या बचा? यहाँ पर 1 2 3 0 आएंगे, यहाँ पर 10⁻³ आ गई। ये डेसिमल उड़ा दिया। क्लियर? अब 3 ये, इसको भी आप 0 जो था 2 0 थी, इसको भी ले लो। यहाँ पर 10 की पावर क्या हो गया? 5 हो गया, 5। और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? 4। क्लियर हो गया? अब ये 5 के ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में 5 चला गया ऊपर। अब आपके पास -34, फिर से सुनिए, प्लस का 8 माइनस ऊपर जाकर प्लस का 9 हो गया, ये रहा, और ये प्लस का 5 था, ऊपर जाकर माइनस हो गया। अब जो आपके पास बचा 6 6 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये रह गया आपके पास, रह गया। अब आपने क्या करना है? इसको देखो आप, 34 और -5 कितने हो गए? -39। 9 और 8 कितने हो गए? 17। इसको करेंगे -22 आ गया। कितना आ गया? 10⁻⁻22। क्लियर? अब आपने इसको डिवाइड करना है इससे। 3 से मल्टीप्लाई करो इसको और 4 से डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यही वाला आंसर आपके पास आएगा। देख, तो इस तरह से सोल्व करते हैं। सारे पावर्स को इकट्ठा कर लो, डेसिमल सारे एक जगह कर लो, ताकि वो फिगर इतनी आ जाए। देखिए, इससे ये फिगर आ गई है और अब तब जाके आप आंसर्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए पावर अपॉन एनर्जी करनी पड़ेगी आपको, जो एनर्जी आपने निकाली है। क्लियर बेटा? करके देखना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, एक ही फंडा रखना, उसको न्यूमेरिकल को इजी बनाना। सारी पावर्स एक जगह, सारे डेसिमल इकट्ठे निकाल दो बाहर, तो आपके पास ये वैल्यू छोटी आ जाएगी। सेकंड न्यूमेरिकल जो था, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। कोई भी फोटोन है, उसकी क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कब
एमिटेड ड्यूरिंग निकल रहा है, कब निकल रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन में चेंज हो रहा है, कहाँ से, फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2, 5 लेवल से वो सेकेंड लेवल पे आ रहा है। तो 5 लेवल से सेकेंड लेवल पे आने का मतलब क्या हुआ, n2 उसका 5 था और n1 क्या है इसका 2, n1 क्या है इसका 2, 5 से 2 में आया या 2 से 5 में गया, अगर 2 से 5 में गया तो क्या होगा, n1 2 हो जाएगा, n2 क्या होगा 5, क्योंकि कभी भी n2 बड़ा नहीं होता, सॉरी n2 जो है बड़ा होता है, n1 हमेशा छोटा होता है, ऐसा नहीं होता n1 कभी बड़ा नहीं होता। तो हमें एक रेडबर्ग फॉर्मूले का पता है, न्यू बार इज इक्वल टू r n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे, r की वैल्यू लगाएंगे, ये सारा सॉल्व करेंगे। अब ये जो 21 अपॉन 100 आया है कैसे आया होगा, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25, ये ऐसे आया होगा। तो आपने इसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो सॉल्व करने के बाद 21 अपॉन 100 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू बार, ये बता रखा है नंबर से, तो वैल्यूज पुट करनी है आपने, और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है विजिबल रीजन में लाई करती है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही आ जाएगा आपका, जो उसने पूछा है इन विच रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल लाई, तो आपका ये विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाएगा, बिकॉज इसकी जो वेवलेंथ है विजिबल रीजन से मैच करती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से पता लगाना है क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला है, क्या उसकी यूनिट है, वेवलेंथ को किसमें लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी को किसमें लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको रीड करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। क्लियर बेटा, अभी आगे और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपने पहले यहाँ तक ट्राई करना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास, लास्ट वीडियो में आपने क्या किया था, बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा था, अब न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये किया था, और बोलो और क्या किया था, नहीं पता, रेडबर्ग फॉर्मूले की भी न्यूमेरिकल्स आपने किए थे। अब आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट कंटिन्यू चल रहा है आगे, क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दो इक्वेशंस थी, दो रिलेशंस थे जो इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल करैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ड्यूअल करैक्टर, कैसा, वेव लाइक नेचर और पार्टिकल लाइक नेचर। आपको सभी को पता है वेव लाइक नेचर कैसे होती है, ये वेव ऐसे मूव करती है, और पार्टिकल क्या है, एक जगह पर कंसंट्रेट होता है, लोकलाइज्ड होता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस को, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल को स्टडी करने के लिए दो साइंटिस्ट है, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली इक्वेशन ये क्या कहती है, इसके लिए पहले उसने फोटोन क्या था, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइट का जो पैकेट आ रहा था उसकी फिक्स एनर्जी थी, उसे फोटोन कहती है। अगर इन केस ऑफ फोटोन वेव लाइक नेचर उसकी ऐसी क्रेस्ट और ट्रफ के साथ है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, क्योंकि प्लैंक्स ने ये बात बताई थी, प्लैंक्स ने क्या दिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर फोटोन पार्टिकल लाइक नेचर है तो उसको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। आपको पता है आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट है, हाँ, उसने एनर्जी का रिलेशन दिया था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों ने एनर्जी का रिलेशन दिया, प्लैंक्स ने भी दिया और आइंस्टाइन ने भी दिया, दोनों को इक्वेट करते हैं, h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, न्यू होता है c अपॉन लैम्डा mc स्क्वायर, c से c कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक c बच गया, तो क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। तो c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। हम लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो कि मूविंग है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, नोटेशन यूज करेंगे v। तो c इज रिप्लेस्ड बाय v, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो आपके पास ये वेवलेंथ है और ये है वेलोसिटी, m क्या है, उसका मास। आपको सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बताइए कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। किलोग्राम में माइनस में 31 में होता है। अब आप ये देखिए, अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इसकी, किसकी, डी ब्रोगली की, क्या सिग्निफिकेंस है, डेली लाइफ में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप कहोगे आप पढ़ा रहे हो, एक सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है इसकी, नहीं है सिग्निफिकेंस, बिकॉज जो वेवलेंथ और मास का रिलेशन है वो इनवर्स है, वेवलेंथ और मास का रिलेशन इनवर्स है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, दिखाई हमें नहीं देता, उसका मास माइनस में जा रहा है, माइनस 31 में है, तो वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, उसका मास कम होगा
तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आएगी। लेकिन डेली लाइफ में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से हम डील नहीं करते, हम तो मैक्रोस्कोपिक से करते हैं। मैक्रोस्कोपिक में मान लो एक बॉल लेते हैं, बॉल का मास हम 10 ग्राम भी लिखते हैं, 10 ग्राम। अब आप ये देखिए, ये किलोग्राम में तो है लेकिन माइनस में है, ये मास नेगेटिव में जा रहा है, तब जाके वेवलेंथ मैक्सिमम आई है। और अगर मास ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ इतनी कम आएगी, वी कैन नॉट मेजर, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। यही रीज़न है, इसी वजह से इसकी कोई डेली लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्लियर? तो आपने इसमें क्या करना है, डी ब्रोगली की स्टेटमेंट, उसका रिलेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इस रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, m क्या मास, v क्या वेलोसिटी, इन सब की वैल्यूज आपने डायरेक्ट पुट करनी है और न्यूमेरिकल्स करनी है। मेथड वही है जो आपको मैंने लास्ट में बताया था। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग तो साइंटिस्ट का नाम है। अनसर्टेन, सर्टेन होता है पक्का, अनसर्टेन संभावना है, पक्का नहीं है प्रिंसिपल। इसने ये बोला कि कोई मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कोई मूव कर रहा है, कहते हैं साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं है। मतलब इकट्ठा नहीं निकाल सकते, अलग अलग तो निकाल सकते हैं। सपोज ये पाथ है, ये हमने एक पाथ लिया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको हमें पोजीशन का पता लगाना है कहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। उसके लिए रिलेशन दिया गया डेल्टा x डॉट डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h अपॉन 4 पाई। मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है और मास फिक्स होता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी बदलती रहती है, कभी स्लो कभी फास्ट, तो m डेल्टा v, डेल्टा यानी चेंज, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, m हमने नीचे लिख दिया। तो ये कंप्लीट रिलेशन आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का, दिस कंप्लीट रिलेशन। अब ये प्रूव करने के लिए लिखा गया मैंने, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, ये संभव नहीं है, असंभव है टू मेजर, क्या करना, साइमल्टेनियसली लगातार द पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन भी डेल्टा x भी और मोमेंटम भी डेल्टा p भी ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, चलते हुए पार्टिकल की माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए। हमने एक पाथ लिया, उस पर हम इलेक्ट्रॉन को मूव देख रहे हैं कि हो रहा है। अब देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप चाहिएगा, ये मैंने माइक्रोस्कोप लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन का। अब क्या है, इंसिडेंट लाइट देखने के लिए मुझे टॉर्च भी चाहिएगी, मैं यहाँ से लाइट फॉल कर रही हूँ। अब अगर इलेक्ट्रॉन को हमने पता लगाना है कहाँ पर है, उसको मुझे फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने फोकस कर दिया तो उसकी इलेक्ट्रॉन को तो स्पीड तो खत्म हो जाएगी, वेलोसिटी मेजर नहीं हो पाएगी, सिर्फ वेलोसिटी पोजीशन होएगी। अब पोजीशन नहीं देखती, वेलोसिटी देखती हूँ, तो एक टाइम में एक ही चीज कैलकुलेट हो सकती है, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। यही इस प्रिंसिपल ने कहा था कि दोनों चीजें, पोजीशन भी और मोमेंटम भी साइमल्टेनियसली वी कांट मेजर। और इस रिलेशन के आपने न्यूमेरिकल है, डी ब्रोगली की तरह इसकी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये भी डील करता है माइक्रोस्कोपिक। इसने भी तो इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया, डेली लाइफ में तो कोई एग्जांपल लिया ही नहीं है, तो हमारे डेली लाइफ में दोनों प्रिंसिपल्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने इस रिलेशन के न्यूमेरिकल्स करने हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको दिया होगा, ये वेलोसिटी है, ये पाई है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो आपने डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की स्टेटमेंट, उनके रिलेशन, उनकी सिग्निफिकेंस और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। और जो आपसे न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहे, यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।